हैं इस पे देखो अभी क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2026 में ही सेट 1 2 3 तीनों में ये था, एमसीक्यू था 1 नंबर का। ट्रिक क्या है भाई साहब जिससे आपको याद हो जाएगा। वैसे तो ये जल्दी कोई भूलता नहीं है बट फिर भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है ना। हवा में थोड़ी ऐसे लटक रही है ना। ये तो पानी के अंदर घुले मतलब क्या, किसी बीकर वगैरह किसी बर्तन में आपने लिया होगा। इसका मतलब ये भी है कि H+ आयन जहाँ बना उसके पास पानी भी होगा यानी H2O भी होगा, है ना। ये देखो ये यूपी बोर्ड में पूछा गया। अभी मैं सोच रहा मैं सिर्फ यूपी बोर्ड की क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने कहा ना आप किसी बोर्ड से हो, बस आपको बस ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए यार। क्वेश्चन लगभग कॉमन ही पूछे जाते हैं हर बोर्ड में। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो देखो यार आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें मैं शुरू कर रहा हूँ आपका अध्याय नंबर 2 मतलब अध्याय 2 का ये लेक्चर नंबर 1 रहेगा। एनसीईआरटी का ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये जो बैच है या फिर जो ये भी कोर्स है ना, ये कौन कौन देख सकता है, किस बोर्ड का बच्चा ये देख सकता है। तो देखो यार आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, कहीं से भी हैं भाई साहब, अगर आपके पास हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी है तो चैप्टर तो सेम ही रहेगा यार, है ना। मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, आप किसी भी बोर्ड से हैं, है ना, आप ये लेक्चर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 1 की। लेक्चर नंबर 1 जो रहेगा इसमें हम ये चीज़ सीखने वाले हैं जो आपके सामने लिखी है। अभी कुछ ही टॉपिक्स लिखे हुए हैं लेकिन याद रहे कि हर एक टॉपिक हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इन टॉपिक्स पे किस तरह के क्वेश्चन पिछले साल में पूछे गए हैं कुछ सालों में, वो भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे, है ना। उसके बाद लेक्चर 2 3 आता रहेगा बट फिलहाल लेक्चर नंबर 1 में हम पहले सीखेंगे अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, इनके प्रकार क्या होते हैं, है ना। क्षारक जो चीज़ आपने पढ़ी और एक क्षार ये भी आप पढ़ते हो, तो क्या ये दोनों सेम ही है या फिर इनमें थोड़ा बहुत अंतर है, वो भी हम पढ़ेंगे। सूचक किसे कहते हैं, गंधीय सूचक किसे कहते हैं, और इन टॉपिक्स के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे यानी PYQs देखेंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और साथ ही साथ PDF तो आपको लेक्चर के साथ ही मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। जिन बच्चों को ये कठिन लगता है मैं बता रहा हूँ आप एक बार ये सारे लेक्चर देख लो, जो भी 3 4 लेक्चर आएंगे इस चैप्टर के, आपको ये चैप्टर बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कहीं से भी कुछ भी कठिन लगेगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखो अम्ल की बात कर रहे हैं हम पहले, है ना, यानी कि अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, है ना। एसिड आपने सुना होगा, ठीक है। तो अम्ल क्या होते हैं, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं, देखो अम्ल हम बोलते हैं उन पदार्थों को, है ना, उन पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं जो अगर पानी में घोले जाएं, है ना, जो कि अगर पानी में घोले जाएं तो ये H+ आयन देते हैं यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं। समझ में आ गई बात। याद रखना हमेशा कि वे पदार्थ जो पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं उनको हम बोलते हैं अम्ल। इनकी खास बात क्या होती है कि इनका अगर आप स्वाद की बात करोगे ना, इनके अगर आप स्वाद की बात करोगे भाई साहब, तो इनका स्वाद होता है खट्टा, है ना, इनका स्वाद खट्टा होता है। अगर इनके लिटमस टेस्ट की बात की जाए तो आपको याद रखना है कि ये नीले लिटमस को, है ना, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, है ना। नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, ये जो है ये एक अम्ल है भाई, ठीक है। अगर आप इसको पानी में घोलोगे, है ना, पानी में घोलोगे, H2O में घोलोगे तो ये H+ आयन देगा, Cl- आयन देगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे H+ आयन रिलीज हुआ है पानी में घोलने के बाद। मतलब इसकी अगर मैं बात करूँ HCl जो है वो क्या है, HCl एक अम्ल है। ऐसे हम बहुत सारे अम्लों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, तो टेंशन मत लेना फिलहाल, है ना। जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करो तो भैया स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आपको कठिन नहीं लगेगा। अभी पूरे चैप्टर का बोझ अपने दिमाग पे मत लो। अभी आप इतना सोचो कि जो ये फर्स्ट स्लाइड पे मैंने चीज़ें लिखी हैं, है ना, वो आपको समझ में आ रही है क्या। उसमें भी पहले अगर मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो इतना आपको समझ में आ रहा है क्या, फिर ये पढ़ा रहा हूँ इतना समझ में आ रहा है क्या। यही सही तरीका होता है पढ़ने का। हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं पहला पेज हमारे दिमाग में चल रही होती है पूरी किताब, है ना, कि यार पूरी किताब ये है, इतने इतने चैप्टर हैं। या फिर अगर हम एक चैप्टर का शुरुआत का कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें पूरा चैप्टर दिमाग में रहता है कि यार इतना बड़ा चैप्टर, ये सारा बोझ है ना। वो अगर सोचोगे तो नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आपको देखना है कि अगर मैं फर्स्ट स्लाइड पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो अगर मैंने पहली डेफिनेशन बताई तो क्या वो समझ में आई आपको, आपका ध्यान क्या केवल वहीं पे था। फिर मैं अगली चीज़ पढ़ाऊंगा, फिर अगली चीज़ पढ़ाऊंगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब याद रहे आपको कि यार असलियत में हुआ कैसे होगा कि भाई कोई बर्तन होगा ना, ये तो भाई कोई बर्तन आपने लिया होगा, कुछ भी लिया, बीकर फीकर, है ना, उसके अंदर आपने पानी में HCl घोला होगा। उसी के अंदर जब आपने HCl घोला तो H+ आयन बना होगा, Cl- आयन बना होगा। असलियत में तो ऐसा हो रहा होगा, है ना, हवा में थोड़ी ऐसे लटक रही है ना। ये तो पानी के अंदर घुले मतलब क्या, किसी बीकर वगैरह किसी बर्तन में आपने लिया होगा। इसका मतलब ये भी है कि H+ आयन जहाँ बना
उसके पास पानी भी होगा यानी H2O भी होगा, है ना। अभी इस कलर से दिख नहीं रहा, मैं समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पानी भी इसके बगल में मौजूद होगा, है ना। H+ आयन तो बन गया होगा Cl ब्रेक होने से, Cl नेगेटिव आयन भी बन गया होगा, लेकिन H2O भी होगा ना उसी बर्तन में। तो इसका मतलब है कि ये H+ आयन H2O से रिएक्ट भी कर सकता है शायद, है ना, करता है, ठीक है। क्या होता है कि देखो अब उसी बर्तन में H2O बचा हुआ है ना, और H+ आयन ब्रेक होके मिल गया भैया, उसी बर्तन में तो मौजूद है। तो यहाँ पे क्या होगा, H2O+, जब H+ आयन जो रिलीज हुआ है वो रिएक्ट करेंगे तो H3O पॉजिटिव आयन बनता है। बात समझ में आ गई। तो इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन का निर्माण हो जाता है कुछ देर बाद ही। जैसे H+ बनेगा वो H2O से रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव बना देगा, इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, है ना। कई बार पूछा जाता है हाइड्रोनियम आयन का निर्माण क्या होता है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई H+ आयन की जगह फाइनली ये बन जाता है ना, ज़्यादातर जगह, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अम्ल जो H+ आयन दान कर रहा है या रिलीज कर रहा है, वही आयन पानी के साथ मिलता है और पानी के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव आयन बना लेता है। तो शुरुआत में क्या हुआ, मान लो कोई एसिड H2O में घोला गया, H+ Cl नेगेटिव मिल गया, असलियत में किसी बर्तन में हुआ होगा, मतलब उसमें पानी भी है H+ आयन भी है ना, इसके होने के बाद, है ना, ये विक्रिया होने के बाद। तो H+ आयन क्या करेगा, H2O से रिएक्ट करेगा, है ना। H+ आयन क्या करेगा, H2O से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव बना देगा। H3O पॉजिटिव का नाम क्या है, याद रखना, इसका नाम क्या भाई साहब इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। पहली स्लाइड समझ में आई क्या, पहली स्लाइड समझ में आई, आगे चलते हैं, सब समझ में आएगा, टेंशन मतलब, ठीक है। अम्ल के कुछ और उदाहरण देख लो, है ना। H2SO4 भैया, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, है ना, इनके नाम पता होने चाहिए आपको, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में घोलोगे H2SO4 को, तो क्या करेगा ये यहाँ पे H+ आयन देगा, SO4 2 नेगेटिव आयन देगा। अभी मैंने बैलेंस नहीं किया हुआ है, ये मैंने बैलेंस नहीं किया हुआ भाई, है ना, बैलेंस अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई। अभी सब कुछ दिमाग पे एक साथ जोड़ डालोगे ना, फिर इनको लिखेंगे कैसे, बैलेंस भी कैसे करेंगे, फिर दिमाग चक्कर आ जाता है। बैलेंसिंग आप अलग से सीख लेना, चैप्टर नंबर 1 में है वो टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, HNO3 है ना, HNO3 है तो फिर से H+ आयन NO3 नेगेटिव, CH3COH है, फिर से H+ आयन, है ना, और एक दूसरा नेगेटिव आयन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है जब इनको आप पानी में घोल रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा है भैया कि भैया H+ आयन बन रहा है, और यही H+ आयन अगर पानी से रिएक्ट कर जाए तो, ठीक है ना, क्या बनेगा आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, हाइड्रोनियम आयन, है ना, H3O पॉजिटिव। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, है ना। अब बात करते हैं क्षारक की, बात करते हैं बेस, है ना, क्षारक यानी कि बेस, ठीक है। तो क्षारक क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं भाई, क्षारक होते हैं वे पदार्थ जो अगर पानी में घोले जाए, है ना, यानी कि क्षारक हम उन पदार्थों को बोलते हैं जो पानी में अगर घोले जाएं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं साहब, OH माइनस, है ना, ये आयन उत्पन्न करते हैं। इनका जो स्वाद है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आपको याद रखना है, इनका स्वाद होता है कड़वा, और अगर मैं लिटमस टेस्ट की बात करूं तो ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। समझ में आ रही है बात। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और ये एग्जाम्पल आपको बताऊं, एक ट्रिक बता देता हूँ छोटा सा, ये पहले मैंने बताया हुआ है। बहुत सारे बच्चे पेपर में कंफ्यूज होते हैं, कौन लाल को नीला करेगा, कौन नीले लिटमस को लाल करेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे थे कि अम्ल की जब मैं बात कर रहा था तो ये नीले लिटमस को लाल कर रहे थे, अगर मैं क्षार की बात कर रहा हूँ तो ये लाल लिटमस को नीला करते हैं, है ना। ट्रिक क्या है भाई साहब, जिससे आपको याद हो जाएगा। वैसे तो ये जल्दी कोई भूलता नहीं है, बट फिर भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है ना, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ट्रिक क्या है इस चीज़ को याद करने का, आपको एक नाम याद रखना है, बहुत कॉमन नाम है, कई बार आपने सुना होगा, हो सकता है आप में से किसी का नाम भी हो या फिर किसी के दोस्त का नाम हो, अनिल। अनिल, ठीक है ना, आ से अम्ल, आ से अनिल, है ना, आ से अम्ल, आ से अनिल, ना से नीले को, ना से नीला, ठीक है, और ला से लाल, ला से क्या हो जाएगा, लाल, यानी कि अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। समझ में आ गई बात। क्षारक इसका उल्टा कर देगा यार, क्षारक क्या करेगा, लाल को नीला, एक कैद होगा दूसरे में उसका उल्टा कर दो। अम्ल नीले को लाल करता है तो क्षारक नीले को, है ना, सॉरी, लाल को नीला कर देगा, है ना। अम्ल नीले को लाल करता है तो क्षारक क्या करेगा, लाल को नीला। और जो ये कर देते हैं उन पर कोई असर नहीं होता, यानी कि अम्ल को फिर से लाल पे डालोगे तो कोई असर नहीं होगा, अम्ल को नीले पे डालोगे तो लाल हो जाएगा, लाल पे कोई असर नहीं होगा। ऐसे क्षारक का क्या है, वो लाल को नीला कर देगा, नीले पे कोई असर नहीं होगा। समझ में आ गई बात है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, है ना। तो ये ट्रिक याद रखना। अच्छा, अब एग्जाम्पल देख लो भाई, ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। NaOH है, इसको पानी में डाला तो Na+OH नेगेटिव, क्योंकि OH नेगेटिव, है ना, बना है तो मतलब ये क्या है,
ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्षारक है, ये क्या है, ये क्षारक है। आगे बात समझ में। ऐसे देखो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये भी क्या होता है, क्षारक, क्योंकि ये क्या दे रहा है, OH नेगेटिव दे रहा है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ से क्या बन रहा है, जो भी बन रहा है उसमें OH नेगेटिव दिख रहा होगा, ये भी क्या है, क्षारक है। बात समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए, अम्ल और क्षारक में अंतर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है है ना, याद रखना। अगर मैं बात करूँ तो समझिए PYQ ही है ना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है आपसे एग्जाम में कि अम्ल और क्षारक में अंतर बता दो। बहुत ही सिंपल से अंतर लिखे हैं मैंने, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो, है ना, इनको पेपर में लिखने में भी और दिमाग में रखने में भी। तो यहाँ पर क्या है, अम्ल की बात करें तो अम्ल पानी में घोलने पे क्या आयन उत्पन्न करेगा, H+ आयन उत्पन्न करेगा। जबकि क्षारक की बात करें हम, है ना, जबकि क्षारक की बात करें हम, है ना, ये था अम्ल, ये है क्षारक, ठीक है। तो ये पानी में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करता है। बात समझ में आ गई। स्वाद के आधार पर अगर हम देखें तो जो अम्ल है इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। और अगर क्षारक की बात करें तो इनका स्वाद कड़वा या कसैला होता है ना, जैसे चूना खाया हो अगर कभी ने आपने, या साबुन आपके मुंह में चला गया हो, है ना, ऐसा कुछ, है ना। तो यहाँ पर ठीक है, pH की बात करें तो pH 7 से कम होता है। अभी pH स्केल के बारे में अपन पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, है ना। pH स्केल के बारे में जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई pH का क्या मतलब है ना, pH की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट अभी के लिए बस इतना याद रख लो भैया, है ना, कि जो अम्ल है उसका pH 7 से कम होता है, और जो क्षारक हैं उनका pH 7 से अधिक होता है। एग्जैक्टली 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा वो, ना अम्ल ना क्षार, ठीक है। आगे बात करते हैं। नीले लिटमस को ये क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था अनिल आशय अम्ल नीले को लाल कर देता है, और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, है ना। इसका मतलब एक और चीज़ लिख सकते हो कि अगर ये नीले को लाल करते हैं मतलब लाल पे कोई असर नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर नीले लाल को नीला कर देगा मतलब ये नीले पे कोई असर नहीं करेगा, ठीक है। फिर उदाहरण लिख सकते हो यार, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, CH3COH हो गया, है ना। तो मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, है ना, और ये CH3COH एसिडिक एसिड, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देख लो यार, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या हैं, ये सभी बेस हैं भाई, है ना, क्षारक हैं। तो ये अंतर याद करने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, आसान सी चीज़ थी, है ना। ये देखो, ये यूपी बोर्ड में पूछा गया। अभी मैं सोचना मैं सिर्फ यूपी बोर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने कहा ना आप किसी बोर्ड से हो, बस आपको बस ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए यार। क्वेश्चन लगभग कॉमन ही पूछे जाते हैं हर बोर्ड में, है ना, वो टेंशन मत लो। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है 1 विलियन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका pH क्या होगा। अगर ये लाल को नीला करता है, याद आ गया, अनिल अम्ल, है ना, नीले को लाल करता था, और ये क्या कर रहा है, ये उल्टा कर रहा है, उसका लाल को नीला कर रहा है, मतलब ये क्षारक है। और क्षारक का pH 7 से अधिक होता है, अभी मैंने आपको बताया था, है ना, 7 से अधिक यानी कि ज़्यादा होता है क्षारक का। तो 7 से ज़्यादा होना चाहिए, 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा, है ना, ये ऑप्शन बी है, ठीक है। 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया था यूपी बोर्ड में क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्या है, अम्ल के प्रकार की बात करेंगे। अब प्रकार किस बेस पे बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि आपको किस बेस पे बनाए, जैसे मान लो आप ही हो भाई, है ना, अगर आप अपने दोस्त के लिए देखोगे तो अपने दोस्त के तो दोस्त हो, है ना, अपने पेरेंट्स की नज़र से देखोगे तो आप उनके बच्चे हो, है ना। ऐसे अगर मान लो आपने टीचर की नज़र देखोगे तो आप उनके स्टूडेंट हो, मतलब आप कौन हो डिपेंड करता है किस बेस पे बताया जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं अम्ल के प्रकार की बात कर रहा हूँ तो मैं ये बोलूँगा भाई जो प्रकार मैंने डिसाइड किए हैं अम्ल के, वो किस आधार पे किए हैं, है ना। तो 2 आधार पे आपको यहाँ पे पढ़ना है क्लास 10th में, है ना। पहला है स्रोत के आधार पर, मतलब वो पाए कहाँ से जाते हैं। दूसरा आप पढ़ोगे, है ना, दूसरा आप पढ़ोगे प्रबलता के आधार पर, मतलब वो कितने तगड़े हैं, कौन ज़्यादा तगड़ा अम्ल है, कौन ज़्यादा, है ना, तगड़ा क्षारक है, उस बेस पे। तो मतलब 2 प्रकार पढ़ना है आपको, 2 बेस पे पढ़ना है आपको प्रकार। प्रबलता के आधार पर पढ़ना है, जिसके बेस पे दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल आप पढ़ोगे, है ना। उसके अलावा है ना, स्रोत के आधार पर पढ़ना है, मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं। तो उसके आधार पर होते हैं ऑर्गेनिक अम्ल और इनऑर्गेनिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक अम्ल होते हैं ये कौन होते हैं, ये वो अम्ल होते हैं जो पौधों या जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। अभी इन पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले देखो मैंने क्या बोला कि जो नेचुरली पाए जाए, है ना, जो नेचर में ही पाए जाते हैं, प्रकृति में ही पाए जाते हैं, कहीं से भी पाओ आप, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक अम्ल। प्रकृति का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि प्रकृति में निर्जीव चीज़ है, मतलब प्रकृति में जो सजीव चीज़ है उनके पास, कहने का ये मतलब
है ना। तो ये वो अम्ल होते हैं जो पौधों से या जानवरों से प्राप्त किए जाएंगे, उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक अम्ल, है ना। प्रकृति में बोलना गलत होगा, क्योंकि प्रकृति में तो वो वाले भी पाए जाएंगे। कहने का मतलब है जो जिंदा वस्तुओं से पाए जाएं, है ना, किसी जीव से पाए जाएं। तो यहाँ पे हम, है ना, बोलेंगे कि भाई देखो जैसे मैथेनोइक अम्ल आप देखोगे तो मैथेनोइक अम्ल जो है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। आगे बात समझ में। अगला क्या है, एसिडिक अम्ल है, एसिडिक एसिड भी बोलते हैं इसको हम। ये सिरके में देखो पाया जाता है ना। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, नारंगी हो गया, संतरा हो गया, ठीक है। मौलिक एसिड है, ठीक है, तो ये सेब में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड है ना, ऑक्जेलिक एसिड है, ये टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, है ना, ये याद रखना आप। अगला क्या है, खनिज लवण। खनिज लवण वो लवण होते हैं जो खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं, जो खनिज हैं उनके अंदर से निकाले जाते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, है ना, सल्फ्यूरस एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, ठीक है, नाइट्रस एसिड हो गया, ठीक है। तो ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड, ये मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो आप देख रहे हो ये खनिज अम्ल है। अब इन पे देखो, ये तो ज़्यादातर नहीं पूछते हैं आपसे, बहुत ही कम चांस होता है, लेकिन ये जो है ना, ये कैटेगरी है ना ऑर्गेनिक वाली, है ना, ये पूछ लेते हैं। आपसे कुछ अम्लों के नाम लिख देंगे, बोलेंगे कौन से स्रोत से, मतलब इसका स्रोत क्या है, कहाँ से पाया जाता है, या फिर इस चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे अगर आप देखोगे ना, अभी आपसे पूछा गया था CBSE 2026, है ना, CBSE 2026 के सेट 1, 2, 3 दोनों में था। मतलब अभी जो एग्जाम हुआ है आपसे पहले, जब आपने क्लास 9th का एग्जाम दिया, तो जिन बच्चों ने क्लास 10th का एग्जाम दिया उनसे ये पूछा गया है, आपसे जस्ट जो सीनियर हैं उन बच्चों से, कि भैया इनमें से टिक करो कौन सा सही है। 1 नंबर में आया था, क्वेश्चन नंबर 22वां था ये सेट 1 में। अब 2 और 3 में कौन सा क्वेश्चन था मुझे नहीं पता, बट ये तीनों सेट में था, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल। अभी आपने देखा था ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है भाई, है ना। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, है ना, उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है तो पढ़ा है ना, तो वहीं से लैक्टिक अम्ल, है ना। मैथेनोइक अम्ल भी आपने पढ़ा था, चींटी के डंक में पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन है ना। अभी देखो ना, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, कहाँ था, ये रहा ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। तो यार ये सब चीज़ें तो पक्का याद कर लेना, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपको याद नहीं होगा तो फिर कैसे करोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपसे आपको, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम। अगला है अम्ल के प्रकार प्रबलता के आधार पर, मतलब वो कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने तगड़े हैं, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब वो लड़ने भिड़ने नहीं जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब है जो ज़्यादा एसिड होगा उसके अंदर एसिडिक प्रोपर्टी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा H+ आयन होंगे। समझ में आ रही बात। जो ज़्यादा बेसिक होगा, है ना, जो ज़्यादा क्षार होगा, ऐसी क्षार में भी पढ़ेंगे हम, उसका मतलब है उसमें OH नेगेटिव ज़्यादा होंगे। खैर अभी हम पढ़ रहे हैं एसिड के बारे में। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल की बात कर लेते हैं। दुर्बल अम्ल का मतलब क्या है, जिसमें ज़्यादा मतलब कम एसिडिक प्रॉपर्टी हो। एसिडिक प्रॉपर्टी किसके द्वारा डिसाइड होती है, H+ आयन से, यानी कि H+ आयन ही कम बने, है ना। और प्रबल अम्ल का मतलब क्या होगा, जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हो। एसिडिक प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है, H+। तो इसका मतलब क्या किया, ज़्यादा बने। यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड एरो का मतलब है कम ज़्यादा, है ना। वो गैस रिलीज होती है वो नहीं है, वो रिएक्शन में लिखते हैं। चलो मैं हटा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये क्या बने, ये कम बने, है ना, और ये ज़्यादा बने, क्योंकि जितना ज़्यादा H+ आयन होगा, कंसंट्रेशन जितनी हाई होगी भैया, इसकी सांद्रता जितनी हाई होगी H+ आयन की, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। H+ आयन की सांद्रता जितनी कम करते जाओगे उतना वो, है ना, वीक होता जाएगा। लेकिन कहाँ से, है ना, ये कम ज़्यादा कहाँ से, टूटने से डिपेंड करता है ना, टूटने से। आ रही बात समझ में। टूटने से मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सांद्रता के लिए पानी मिलाते गए और सांद्रता कम होती गई, उसको नहीं। टूटने का मतलब है कि आपने, जैसे समझो, है ना, 10, है ना, अणु डाले किसी एसिड के, और 10 के 10 ब्रेक हो गए, यानी सबने H+ आयन दे दिया, तो मतलब वहाँ पे H+ आयन ज़्यादा बन रहा है, टूट ज़्यादा रहा है, तो प्रबल अम्ल है। अब मान लो आपने 10 डाले, 3 ही टूटे, 7 टूटे ही नहीं, तो मतलब वहाँ पे H+ आयन कम टूटा, तो मतलब वो दुर्बल अम्ल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि दुर्बल अम्ल का मतलब है कि ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में डालने पे आंशिक रूप से आयनित होते हैं और कम H+ आयन की मात्रा पैदा करते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। आंशिक रूप मतलब उनका कुछ अंश, ठीक है। जैसे आपके पास 100 रुपये थे, आपने 100 रुपये का कुछ अंश खर्च किया, 20 ही रुपये खर्च किए, बाकी 80 रुपये बचा लिए। तो ऐसे मान लो आपने 100 अणु डाले, उनमें से, है ना, 20-30 इतने ही ब्रेक हुए, कम ही ब्रेक हुए, 1, 2, 5 ऐसे ब्रेक हुए, है ना, मतलब बहुत कम ब्रेक हुए, तो वो दुर्बल अम्ल है ना। और आपने 100 डाले, 100 में से ज़्यादातर ब्रेक ही हो गए, है ना, तो वहाँ पे H+ आयन ज़्यादा ब्रेक हुए, तो यानी कि ये पूरी तरह से लगभग पूरी तरह से आयनित हो गए,
हो जाएंगे अगर, तो हम बोलेंगे अधिकतम मात्रा में H+ आयन की वहाँ पे H+ आयन बना है और यहाँ पे ये प्रबल अम्ल है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? यानी कि दुर्बल अम्ल कौन होते हैं? जो पानी में घोले जाए, आंशिक रूप से H+ आयन दें, सबके सब टूट के H+ आयन ना दे, तो दुर्बल अम्ल है। और यहाँ पर क्या है, वो जो लगभग पूरी तरह से ही आयनित हो जाए, यानी कि सब H+ आयन दे दे, जितने भेड़ आपने डाला था लगभग, तो उसको हम बोलेंगे वो प्रबल अम्ल है। आपको याद रखना है, जो ऑर्गेनिक अम्ल हमने पढ़े थे सामान्यतः ये दुर्बल अम्ल होते हैं। ऑर्गेनिक अम्ल याद आ रहे हैं आपको, है ना? ये जो हमने पढ़े थे ना, जो प्राकृतिक स्रोतों से पाए जाते हैं, ये मेनली, है ना, ये ज़्यादातर दुर्बल अम्ल होते हैं। मतलब इनको अगर पानी में घोला जाएगा तो उतना ज़्यादा H+ आयन रिलीज नहीं होगा भाई, ठीक है। और जो खनिज अम्ल हमने पढ़े हैं, ये सामान्यतः प्रबल अम्ल होते हैं। एक एक्सेप्शन है भैया, है ना, H2CO3, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना खनिज अम्ल, कहाँ गया ये, तो ये ज़्यादातर प्रबल अम्ल भी होते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? बस H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो है ये अपवाद है, ये प्रबल अम्ल नहीं होता, बावजूद इसके कि ये खनिज अम्ल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें अगर, ठीक है। तो अब देखो, ये क्वेश्चन CBSE 2012-11 में पूछा गया था, हालांकि उसके बाद भी बहुत बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, तो सिर्फ ये मत सोचना, है ना, कि मैंने बहुत पीछे का लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ भी पूछा जा सकते हैं आपसे। ठीक है, ये कह रहा है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या है, निम्नलिखित में से प्रबल कौन है, दुर्बल कौन है, पहचान करो। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसमें पहचान करना। खैर पहले डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अगर मैं इसके उत्तर की बात करूं, है ना, अगर मैं इसके उत्तर की बात करूं, है ना, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, तो आप इसको पहला पार्ट तो कर लोगे कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। प्रबल अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, दुर्बल अम्ल जो होते हैं ये जलीय विलयन में आंशिक रूप से, यानी इनका कुछ अंश, कुछ हिस्सा ही आयनित होता है, जैसे कि CH3COOH। जो हमें बोला गया था उसमें से प्रबल अम्ल कौन है, जो हमें बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल अम्ल है सर, है ना। इसके बाद क्या है, फॉर्मिक एसिड दुर्बल है ना। दुर्बल अम्ल क्या है, फॉर्मिक एसिड, चीडी के डंक, मैंने कहा जो प्राकृतिक स्रोत से ज़्यादा पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं, है ना। एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड भी देखो सिरके में पाया जाता है, प्राकृतिक स्रोत से पाया जाता है, ये भी क्या है, दुर्बल अम्ल है। नाइट्रिक एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड एक खनिज अम्ल है, तो मतलब ये प्रबल अम्ल है। बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाएगा, हो सकता है, तैयार रहना, है ना। आगे बात करते हैं क्षारक के प्रकार की, है ना, क्षारक के प्रकार की बात कर लेते हैं भाई। तो क्षारक के प्रकार में भी हमें अभी यही पढ़ना है, प्रबलता के आधार पे, है ना। दुर्बल क्षारक, प्रबल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक आपको समझ में आ गया होगा, जैसे अम्ल था वैसे ही ये भी, यानी कि ये वे क्षारक होते हैं जो पानी में केवल अंशतः या फिर आंशिक रूप से विघटित होते हैं और कम OH नेगेटिव आयन पैदा करते हैं। जबकि प्रबल क्षारक में क्या होगा, ये पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इनकी कोशिश रहती है कि ये OH- आयन दे पाए, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया भैया, ठीक है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, दुर्बल में आता है ना। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है भैया, ये प्रबल क्षारक हैं। इनको पानी में घोलोगे आराम से ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो रही बात? क्लियर हो रही बात? क्लियर हो रही बात? अब बात करते हैं कि क्षार किसे कहते हैं, है ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, क्षारक। अभी तक हम इसे क्या पढ़ रहे थे, क्षारक। क्षारक को इंग्लिश में क्या बोलते थे, बेस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्षार। क्षार को इंग्लिश क्या बोलते हैं, अल्कली। क्या दोनों अलग होते हैं? बहुत हद तक अलग नहीं होते हैं, हाँ, में छोटा सा अंतर है। छोटा सा अंतर ये है सर, असलियत में जो क्षार होते हैं वो क्षारक ही होते हैं, लेकिन वो वाले क्षारक जो पानी में घुल जाए, यानी कि वे क्षारक जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। सभी क्षारक पानी में आसानी से पूर्णतः नहीं घुलते, याद रखना। तो जो क्षारक पानी में आसानी से घुल जाएगा उसे हम बोलेंगे क्षार, है ना। जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, COH। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादातर प्रबल होंगे वो आराम से पानी में घुल जाएंगे डिसोसिएट होके, है ना। तो वो क्या होते हैं, वो एल्कली होते हैं, वो क्षारक होते हैं, है ना। यानी ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा। इसी कॉन्सेप्ट पे एक PYQ कर लेते हैं, है ना। अब ये मत कहना कि ये CBSE 2011 में पूछा गया था, तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है ना। यूपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, राजस्थान बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। CBSE में इसके बाद भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब क्षार के बारे में, ठीक है। तो क्षार क्या है, एक उदाहरण देना, पहले इतनी बात करते हैं। तो आपको याद रखना है, वे क्षारक जो पानी में घुल जाते हैं
उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, उदाहरण आप लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। कोई भी उदाहरण लिख दो, एक पूछा था एक बता दिया। आगे क्या कह रहा है, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये जलीय विलयन में आसानी से, है ना, आसानी से अम्लीय गुण प्रदर्शित क्यों करते हैं, जबकि अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये यौगिक विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। तो आपको याद रखना है यार, अम्लीय गुण कौन प्रदर्शित करेगा पानी में, जो H+ आयन देगा। तो अगर ये प्रदर्शित करते हैं तो सीधी सी बात है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि H+ आयन दे रहे होंगे तभी करते हैं। वो नहीं कर रहे मतलब वो H+ आयन नहीं देते होंगे, सीधा सा लॉजिक है यार, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये जलीय विलयन में आयनित होते हैं, है ना जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज हो गए ये अम्लीय गुण नहीं दिखाते, क्योंकि जलीय विलयन में आयनित नहीं होते। अब पूरा अच्छे से और लिख लेना, मतलब H+ आयन नहीं देते, ये लिखना पड़ेगा आपको, है ना। ये H+ आयन देते हैं, जबकि वो H+ आयन जलीय विलयन में नहीं देते। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो अगला हमें पढ़ना है कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड, है ना। तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल, है ना, जिसमें पानी वानी नहीं मिलाया गया, प्योर है ना, अम्ल ही है। ठीक है, जबकि तनु अम्ल या फिर डाइल्यूटेड एसिड किसे कहते हैं, यानी कि एसिड की थोड़ी सी मात्रा आपने ली है, उसमें बहुत सारा पानी मिला दिया बेचारा, वैसे ही फीका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सांद्र अम्ल क्या होता है, वह अम्ल जो मिलावट रहित है या बहुत थोड़ी मात्रा में ही पानी मिलाया गया है, लगभग लगभग ना के बराबर, उसे हम बोलते हैं सांद्र अम्ल। जबकि तनु अम्ल क्या कहलाता है, वह अम्ल जिसमें अधिक मात्रा में पानी मिला दिया गया है। मतलब आपने प्योर एसिड लिया, HCl ही ले लो, है ना, उसमें पानी वानी कुछ नहीं मिला है, तो वो क्या है, कंसंट्रेटेड है ना। अब अगर उसको अपने पानी में घोल के रखा हुआ है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा, एसिड बहुत थोड़ा सा है, तो मतलब वो क्या बन जाएगा, वो डाइल्यूटेड हो गया भाई। आगे बात समझ में। ऐसे ही क्षारक के बारे में भी होगा यार, है ना। सांद्र क्षारक का मतलब वह क्षारक जो मिलावट रहित है या बहुत थोड़ी मात्रा में पानी मिलाया गया है। ठीक है, तनु क्षारक किसे कहेंगे, वह क्षारक जिसमें अधिक मात्रा में पानी मिलाया गया है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। इसके बाद देखो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, अभी इसको क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है, कहने का मतलब है कि सही तरीका क्या होगा किसी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने का, है ना। कई बार आपसे पूछा गया ये सवाल ऐसा। तो मतलब सांद्र अम्ल को तनुकृत कैसे किया जाएगा, तो आपको सिंपली करना क्या होता है, देखो ऐसा इसलिए पूछा, मतलब ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि बच्चे इसको पढ़ते वक्त कम से कम इतना जान ले कि वो क्या कर देंगे तो उन्हें लैब में खतरा हो सकता है, क्योंकि एसिड से आपकी त्वचा वचा जल सकती है भाई, गलत तरीके से करोगे तो वहाँ पे विस्फोट भी हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन, है ना, अक्सर बच्चों से पूछा जाता है ताकि उन्हें पता हो सही प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर देखो यार, मान लो, है ना, आपने ऐसे कर दिया गलती से, है ना, ये तरीका गलत है जो बता रहा हूँ, पहले बोल दे रहा हूँ, है ना, बट मान लो कोई ऐसा करेगा कि भाई इसके अंदर उसने अम्ल लिया, पहले से उसने क्या लिया हुआ है, अम्ल, मान लो HCl लिया हुआ है, और बाहर से इसमें पानी डालने लग जाए वो, है ना, इकट्ठा ऐसे क्या कर रहा है, पानी डाल रहा है। तो भैया ये रिएक्टिव होते हैं पानी के साथ, जैसे ही पानी डालोगे ना इसमें, है ना, हमें बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज हो सकती है, धमाका हो सकता है, आप जल सकते हो, एसिड आपकी छींटें ऊपर आ सकती हैं। तो कभी भी पहली बात तो अम्ल के अंदर पानी नहीं डाला जाता है उसको डाइल्यूट करने के लिए। करना क्या होता है, आपने करना ये होता है कि आपने किसी बीकर वगैरह में पहले पानी ले लेना है, डिपेंड करता है कितनी मात्रा में आपको डाइल्यूट करना, उस हिसाब से कितना एसिड है आपके पास, और उसके बाद आपको उसमें एसिड डालना है, अम्ल डालना है। और वो भी डालने का तरीका ऐसा नहीं होगी आपने गए और आपने उड़ेल दिया इसके अंदर भाई, तब भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आपने करना क्या है कि इस बर्तन से टच करते हुए धीरे 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 एसिड इसमें जाए, इकट्ठा इसमें उड़ेलना नहीं है, और साथ ही साथ आप इसको घुमाते रहो, मिलाते रहो। ऐसा क्या होगा कि जो एनर्जी रिलीज होगी ना रिएक्शन के बाद, जो उष्मा वगैरह रिलीज होगी, है ना, उसको टाइम मिलेगा धीरे धीरे रिलीज होने का, एकदम से करोगे विस्फोट भी हो सकता है। बात समझ में आई। ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि सांद्र अम्ल को तनु, है ना, इसको लिखोगे ऐसे जो मैंने समझा, सांद्र अम्ल का तनुकरण करने के लिए अम्ल को थोड़ा थोड़ा करके, है ना, अम्ल को थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे जल में डाला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जल में डाला जाता है, ना कि जल को अम्ल में। ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। समझ में आ गई बात, है ना। और बर्तन की दीवार के सहारे उसके साथ साथ मिलाया भी जाता है, दीवार के साथ सारे डालोगे, साथ साथ मिलाओगे भी, है ना। इस प्रक्रिया में अधिक मात्रा में उष्मा निकलती है, अतः इसे सावधानी से करना चाहिए, है ना, इसे सावधानी से करना चाहिए। हमेशा अम्ल को ही जल में डालना चाहिए, कभी भी जल को अम्ल में नहीं डालना चाहिए, कभी भी जल को अम्ल में नहीं डालना चाहिए, हमेशा अम्ल को जल में डालना चाहिए। ठीक है ना भाई, ये क्या है, ये H2O है यहाँ पे। ठीक है, तो H2O के अंदर ही आप अम्ल डालोगे। आगे बात समझ में। ठीक है, और एसिड डालते समय चश्मा, दस्ताने, ये सब पहनना जरूरी है, ताकि गलती से कुछ एसिड की बूंद की छींटे उटे अगर ऊपर उठ भी जाए, है ना, आपने कुछ गलत किया
तब भी आप सेफ रहें, आपकी आंखें सेफ रहें, आपके हाथ सेफ रहें। ठीक है, क्लियर होगी बात, है ना। और अगर आप लैब में कर रहे हो तो जैसे लैब में करोगे, है ना, तो लैब कोट भी आप पहन के रखना। इसीलिए आप देखते होगे कि जो आपसे एक्सपेरिमेंट, जिस दिन केमिस्ट्री का, है ना, लैब होता होगा आपका, तो वो टीचर्स आपसे कहते होंगे भैया लैब कोट पहन के आओ, क्योंकि ये केमिकल्स हैं भैया, है ना, खतरनाक होते हैं। चलो आगे बात करते हैं सूचक की, है ना। सूचक क्या होता है? सूचक मतलब सूचना देने वाला, इंडिकेटर, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंडिकेटर, है ना। तो मतलब किस चीज़ की सूचना दे रहा है ये? अब यहाँ पे सूचक बोला है बेटे, सूचना किसकी दे रहा है? कोई चीज़ एसिड है या बेस है, बात समझ में आई, है ना। तो सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग यह जानने के लिए या जांचने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ प्रकृति में अम्लीय है या क्षारीय। प्रकृति मतलब यहाँ क्या है? उसका नेचर कैसा है ना, उसका नेचर कैसा है ना, वो किस स्वभाव का है, उसका स्वभाव कैसा है। ठीक है, अम्लीय स्वभाव है या क्षारीय स्वभाव है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक होते हैं, मानव निर्मित सूचक भी होते हैं। प्राकृतिक सूचक मतलब जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाए, और मानव निर्मित सूचक मतलब जिन्हें प्रयोगशालाओं में बनाया गया है, साइंटिस्ट ने बनाया है ताकि हम अन्य पदार्थों की जांच कर पाएँ उनकी मदद से कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक में जैसे लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, लाल पत्ता गोभी, है ना, वैनिला हो गया, लौंग हो गया। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? ये सब भी हमें किसी ना किसी तरीके से बता पाते हैं कि कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारीय है। अब इनके बारे में स्टडी करोगे तब पता लगेगा कि किस में क्या चेंज आएगा, तो पता लगेगा कि कोई चीज़ क्या है। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे, है ना। मानव निर्मित सूचक क्या होते हैं? ये मैंने आपको बता दिया, जो प्रयोगशालाओं में मानव ने बनाए हैं, जैसे फिनोल्फथलीन हो गया, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये सब क्या है? ये सब है मानव निर्मित सूचक। बात समझ में आई? अच्छा, लिटमस के बारे में थोड़ा और जान लो, कई बार पूछा जाता है लिटमस क्या है। लिटमस जो होता है ना, लिटमस का अगर विलयन की बात करूं तो लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। ठीक है, लिटमस के विलयन का रंग बैंगनी होता है जब वो पौधे से निकाला जाता है ना। कहाँ से निकाला जाता है? ये थैलोफाइटा समूह के लाइकेन या लिचेन, है ना, लिचेन या लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। बहुत सारे लोग इसको लाइकेन पढ़ते हैं, कौन सारे लिचेन, है ना, जैसे भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहो, है ना। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब वह बैंगनी रंग का होता है। तब वह कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, हाइड्रेजिया हो गया, पिटूनिया हो गया, ये पौधों के नाम है ना। जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ भी अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को हम मतलब उनको सूचना दे सकते हैं। वो कैसे, उनके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे भी, है ना। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा, है ना। और उसके बाद भी है एक, है ना, देखो, है ना, नीला लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, है ना, ये जो है ना, इन चारों के बारे में आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। पत्ता गोभी, हल्दी वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। बट फिलहाल अभी यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया, उसके बाद भी कई साल पूछा गया, फिर से बोल रहा हूँ, है ना। इसमें ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है? आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है। कितनी टेस्ट ट्यूब दी गई है? 3 दी गई। उनमें से एक में अशुद्ध जल है ना। अशुद्ध जल मतलब एकदम मिलावट रहित पानी, जिसका pH 7 होगा, ना तो अम्ल होगा ना क्षार होगा। अशुद्ध जल का ये मतलब है, उसके अंदर कुछ भी आलतू फालतू चीज नहीं मिली हुई है, शुद्ध है एकदम। ठीक है, और अन्य 2 में क्रमशः अम्लीय घोल और क्षारीय घोल है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पेपर दिया जाए, याद रहे आपको क्या दिया गया, आपको केवल लाल लिटमस पेपर दिया जाता है, तो आप प्रत्येक टेस्ट ट्यूब की सामग्री की पहचान कैसे करेंगे? मान लो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है भाई साहब, है ना, 3 टेस्ट ट्यूब है ना। मान लिया टेस्ट ट्यूब ए, और यहाँ पर जो है ये है टेस्ट ट्यूब बी, और यहाँ पर जो है ये है टेस्ट ट्यूब सी। अब इन तीनों के ही अंदर है ना कुछ ना कुछ है, इन तीनों के अंदर ही कुछ ना कुछ है। लेकिन इतना पता है कि एक में तो शुद्ध पानी है, एक में अम्ल है, एक में क्षारक है। ठीक है, अब हमारे पास क्या भैया, हमारे पास सिर्फ लाल लिटमस पेपर दिया गया है। हमको क्या दिया गया? हमको दिया गया है ना लाल लिटमस पेपर है, नीले के बीच में नज़र नहीं आ रहा, किसी और कलर से लिख देते हैं। हमें दिया गया है लाल लिटमस। अब बताओ, ठीक है, अब बताओ इसकी आप पहचान कैसे करोगे, है ना, इसकी पहचान कैसे करोगे यहाँ पे? तो देखो यार, पहली बात है ना, जब आपको याद ना आए तो आप वो ट्रिक याद कर लेना, है ना। अम्ल अनिल वाला तरीका, है ना, अनिल वाला याद आ रहा है। अनिल के हिसाब से अम्ल क्या करेगा? अनिल देखो, आ से अनिल, आ से अम्ल, है ना। अगर याद नहीं है तो यार, है ना से नीले को, ना से नीले को, है ना, लास्ट में ला आ रहा है, लाल कर देगा, है ना। अम्ल नीले को लाल कर देगा,
अम्ल नीले को लाल कर देगा, मतलब लाल पे अम्ल कोई असर नहीं दिखाएगा, जबकि ये लाल लिटमस पेपर है। तो इसका मतलब है कि जिसमें अम्ल रहा होगा उसमें अगर आपने लाल लिटमस पेपर डाला तो लाल पे तो असर नहीं दिखाता, तो नीले पे दिखाता है ना। और जो पानी है बिल्कुल शुद्ध है उसमें भी असर नहीं दिखाएगा। मतलब लाल लिटमस जिसमें भी डालोगे, है ना, चाहे आपने ए में डाला, बी में डाला, सी में डाला, इनमें से जो इस लाल को नीला कर देगा, है ना, ए बी सी में से, वो क्या होगा, वो क्षारक रहा होगा। क्यों? क्योंकि लाल लिटमस पे अम्ल का फर्क पड़ता नहीं, पानी पे तो किसी भी लिटमस पे कोई फर्क नहीं पड़ता पानी का। तो मतलब क्या कि आपने ये लिटमस पेपर, है ना, जो भी है आपके पास, तीनों में डाला होगा, तो जिससे लाल लिटमस नीला हो गया वो क्या होगा, क्षार। वो क्या होगा, क्षार, क्योंकि बाकी दोनों पे तो असर ही नहीं होगा, है ना। मान लो कि आपने सी में डाला, है ना, सी में जो लाल लिटमस पेपर था, है ना, लाल लिटमस पेपर था, वो चेंज होके हो गया नीला, वो चेंज होके हो गया नीला। अब आपके पास पेपर कैसा है, नीला पेपर है भाई, लाल था पहले, अब नीला हो चुका है वो। भले आपको इन्होंने लाल दिया था, अब वो नीला हो चुका है। और आपको ये भी पता लग गया कि भैया सी में क्योंकि लाल नीला हुआ है तो सी के पास है क्षारक, सी के पास क्या है, क्षारक। अब आपके पास नीला लिटमस पेपर है, आपको पता है कि नीला लिटमस पेपर, है ना, अगर अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, तो आप क्या करोगे, बाकी दोनों बचे हुए में डालोगे। एक पे तो असर नहीं हुआ, इसमें पानी होगा। मान लो आपने, है ना, बी में डाला, कोई असर नहीं हुआ, है ना, ए में आपने डाला, तो जो नीला लिटमस पेपर था, है ना, इस पे असर हो गया। नीला लिटमस पेपर किस में चेंज हो गया, मान लो लाल में हो गया। इसका मतलब है कि इसमें क्या है, अम्ल है। क्यों? क्योंकि अम्ल नीले को क्या कर देता है, लाल, अनिल। याद आ रहा है? ठीक है। तो इसका मतलब जो बच गया उस पर तो किसी का भी असर नहीं हुआ, है ना। लाल आपने डाला था तब भी असर नहीं हुआ था, नीला आपने डाला तब भी असर नहीं हुआ। तो मतलब यहाँ पे पानी था, अशुद्ध जल था, शुद्ध पानी। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैसे अब, है ना, इसको हम लिखेंगे कैसे? हम कहेंगे प्रत्येक परख नली में एक एक करके लाल लिटमस पेपर डालो तीनों में, है ना। जिस परख नली में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है उसमें क्षारीय विलयन होगा, है ना। जिस परख नली में लाल लिटमस नीला होता है उसमें क्षारीय विलयन होगा। अब बाकी बच गई दो, है ना। अन्य दो परख नलियों में लाल लिटमस पेपर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब नीला हो गया पेपर। पहले आपके पास पेपर लाल था लेकिन अब तो नीला हो चुका है। अब जो आपके पास नीला हो चुका पेपर है, यानी आपके पास नीला पेपर आ गया, है ना। तो नीला हो गया लिटमस पेपर निकाल लो और एक एक करके दोनों जो बाकी बच गई हैं उन परख नलियों में डालें। जिस ट्यूब में नीला लिटमस लाल हो जाता है, जिस ट्यूब में नीला लिटमस लाल हो जाता है वो अम्ल रहा होगा। और जो बच गया, है ना, जिस ट्यूब का लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, जब आपने पहले डाला था लाल वाला, बाद में डाला नीला वाला, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, वही क्या है, शुद्ध जल यानी अशुद्ध जल है। तो ये तरीका है भाई, है ना। बात समझ में आई आपको, है ना, बात समझ में आई। चलिए, ये भी अगर क्लियर हो गया है तो हल्दी के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है हल्दी क्या है। हल्दी भी अम्ल के साथ रंग में कोई बदलाव नहीं करती है हालांकि, लेकिन क्षारक के साथ इसका पीला रंग लाल हो जाता है ना। कभी आपने कुछ खाना वाना खाया हो जिसमें हल्दी डली हो, सब्जी वब्जी आपके शर्ट वगैरह पे गिर गई हो, खास करके सफ़ेद शर्ट पे आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा, है ना। सफ़ेद शर्ट पे हल्दी गिर गई मान लो, अब मेरी शर्ट तो सफ़ेद नहीं है खैर, ठीक है, हालांकि असर वो सब पे ही होता है वैसे ही, है ना। पर आपको ज़्यादा ऑब्जर्व करना है तो वाइट कपड़े पे ज़्यादा जल्दी आपको नजर आएगा। और ये जो हल्दी से पीला दाग लगा है, जब आप इसको धो रहे होते हैं ना, अगर आपने धोया है या किसी को धोते हुए कपड़ा देखा है, तो जब हम उस पर साबुन लगाते हैं तो जो ये हल्दी का पीला रंग था ना वो लाल में चेंज होता है भाई। क्योंकि साबुन क्या है, साबुन एक क्षारक है भाई। साबुन की प्रकृति क्या होती है, उसका पीएच क्या होता है, 7 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्षारक है, तो हल्दी का पीला रंग लाल हो जाएगा जिसके साथ, तो समझ जाना कि वो क्या है, वो क्षारक है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो टेबल है भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, आप यूँ मान के चलो कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो भाई, ठीक है। मतलब इस टेबल पे तो आपको, अगर आप क्लास 10th में है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपको ये टेबल में जो लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है और याद है तो पेपर में एक क्वेश्चन ना मिल जाए आपको जो आप इसकी मदद से कर पाओ, ऐसा होगा ही नहीं, कभी ना कभी जरूर। मतलब मैं सिर्फ फाइनल की बात नहीं कर रहा, पूरी क्लास 10th की जर्नी में ये टेबल आपके काम आएगी ही आएगी, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर मान लो आपके पास नीला लिटमस पेपर है या लाल लिटमस पेपर है, ये तो आपको याद हो गया, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं, अनिल वाले तरीके से, है ना। आ से अनिल, ना से नीले को ला से लाल कर देता है ना, यानी कि आ से अम्ल, है ना, अम्ल जो होगा नीले को लाल कर देगा, मतलब लाल पे कोई असर नहीं दिखाएगा। क्षारक की बात करेंगे तो ये नीले पे कोई असर नहीं दिखाएगा और ये उल्टा करेगा उसका, उसने लाल को
है, इसने नीले को लाल किया था तो लाल को नीला, है ना। अनिल वाले ट्रिक से तो अम्ल का तो याद हो गया होगा, इस तो यहाँ से मैं पढ़ा ही नहीं रहा। मेरा मेन मकसद है इस टेबल को पढ़ाने का ये, है ना। मिथाइल ऑरेंज जो कि एक सूचक है और फिनोल्फेथलीन, इनके बारे में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करेंगे तो ये अम्ल की प्रेजेंस में कैसा कलर दिखाएगा, लाल। और क्षारक की प्रेजेंस में कैसा नजर दिखाएगा, पीला। फिर से बोल रहा हूँ, मिथाइल ऑरेंज जो है अम्ल की प्रेजेंस में मिथाइल ऑरेंज कैसा, लाल। क्षारक की प्रेजेंस में मिथाइल ऑरेंज कैसा, पीला। आगे बात समझ में। फिनोल्फेथलीन की बात करेंगे, अम्ल की प्रेजेंस में फिनोल्फेथलीन कैसा, रंगहीन। क्षारक की प्रेजेंस में कैसा, गुलाबी। ठीक है, क्षारक की प्रेजेंस में गुलाबी। बस यार ये तो अनिल के ट्रिक से याद हो जाएगी, वहाँ से याद कर लेना और ये याद कर लेना बस भाई, बहुत जगह आपके काम आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देखो गंधीय सूचक, है ना, इन्हें बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। गंधीय सूचक मतलब जो एसिड और बेस की प्रेजेंस में अलग अलग स्मेल करते हो, इनकी खुशबू ही बदल जाती है। अम्ल की प्रेजेंस में अलग खुशबू और क्षार की प्रेजेंस में अलग खुशबू, है ना। तो इनको हम बोलते हैं गंधीय सूचक, है ना। यानी गंधीय सूचक पदार्थ से मतलब ये है कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में अलग अलग हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है ना। उदाहरण क्या है, वेनिला, प्याज, लौंग का तेल, ये सब क्या है, गंधीय सूचक है। अम्ल के प्रेजेंस में इनमें से अलग खुशबू आएगी, अलग स्मेल आएगी, है ना, अलग फ्रेग्रेंस रहेगी, और क्षारक के केस में अलग रहेगी, है ना। इनको भी याद कर लेना, गंधीय सूचक कौन कौन से हैं। इस पे देखो अभी क्वेश्चन पूछा गया है, सीबीएसई 2026 में ही सेट 1, 2, 3 तीनों में ये था, एमसीक्यू था 1 नंबर का, है ना। भले 1 नंबर का है भाई, पूछा तो गया है ना। तो इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित छात्र द्वारा अम्ल क्षालक सूचना की भांति प्रयोग किया जाता है। देखो यार, दृष्टिबाधित यानी जो देख नहीं सकता है ना, वो लिटमस पेपर को तो करेगा नहीं कि भाई लाल नीला हो रहा है, नीला लाल हो रहा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा ना, लेकिन वो सूंघ तो सकता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हिंट आपको मिल गया, जैसे इन्होंने लिखा दृष्टिबाधित छात्र, है ना, तो आपको मिल गया कि वो सूंघ के तो पता लगा सकता है। मतलब हम गंधीय सूचक की बात कर रहे हैं, हम गंधीय सूचक, यानी कि अब आपको यहाँ पे पहचान लेना है इनमें से गंधीय सूचक कौन है। लिटमस तो गंधीय सूचक नहीं हो, तो कलर में चेंज करता है भाई। मिथाइल ऑरेंज में भी आपने भी देखा कलर में चेंज होता है, वो तो देखना पड़ेगा ना उसके लिए, है ना। हल्दी में भी आपने देखा, उसके लिए तो देखना पड़ेगा भाई, है ना, कि हल्दी का दाग जो पीला था वो लाल हुआ कि नहीं हुआ, होगा तो क्षारक, ऐसे करके, है ना। वेनिला की सुगंध, है ना, क्योंकि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है वो सुगंध से पता लगा सकता है। ठीक है, तो ये पूछा गया था अभी 2026 में, क्लियर होगी बात इतना। ठीक है, सीबीएसई 2026 सेट 1, 2, 3 में। अगला क्या है, घ्राण सूचक। गंधीय सूचक को हम घ्राण सूचक भी कहते हैं भाई, है ना, कंफ्यूज मत होना, है ना। घ्राण सूचक मतलब गंधीय सूचक यार, ठीक है, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक को परिभाषित करें, 2 पदार्थों के नाम बताएं जिन्हें घ्राण सूचक के रूप में इस्तेमाल किया सकता है, निम्नलिखित में प्रबल और दुर्बल अम्ल चुनें। तो ये आप अब इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, बहुत देर से मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, इसको आप पढ़ लोगे समझ में आएगा, पीडीएफ दे दूंगा मैं। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 1 भाई साहब, है ना, इस चैप्टर का लेक्चर 1 था। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आपने बिना स्किप किए लेक्चर देखा है तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बात समझ में आ रही है, आपको क्या करना है, नहीं आ रही, देखो अभी मैंने नहीं बताया, लेकिन पिछले लेक्चर में बताया था, जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था, कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें मेरे से, फिर आप 24 घंटे के अंदर अंदर पीडीएफ को एक बार पढ़ लें। मैं कह रहा हूँ आपको चैप्टर पक्का हो जाएगा, उतना पढ़ जितना मैंने पढ़ा है। अगर आप ये कहोगे ना कि मैंने पढ़ा दिया, आपको समझ में भी आ गया, और आप उसका रिवाइज खुद से 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं करोगे, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी भाई। फिर वो लेक्चर हो सकता है कि आपको बहुत हद तक चीज़ें फिसल जाए दिमाग से, दोबारा करना पड़े। लेकिन अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर एक बार रिवाइज कर लिया पीडीएफ से, है ना, तो बस भाई समझ में आ गया, क्लियर होगी बात। तो एक काम करना, 24 घंटे के अंदर अंदर ये पीडीएफ डाउनलोड करना और एक बार पढ़ डालना, क्लियर होगी बात। चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।